सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं पवन सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आर्टिकल्स के ऊपर। इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं या जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, जो मोस्टली टाइम्स जो आर्टिकल्स पूछे गए वो आर्टिकल्स को मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, ये करके एक आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहले वीडियो भी लाया हुआ है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। और इसमें हम बेसिकली नया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट के बारे में बात किया है, तो उस फर्स्ट पार्ट में तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में 1 to 4 आर्टिकल्स, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक हैं इसके अंदर आते हैं इस पार्ट के अंदर। वैसे ही सिटीजनशिप आर्टिकल्स सेकंड पार्ट का जो है वो 5 to 11 आर्टिकल्स कंटेन करता है। एंड थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से 35 आर्टिकल्स। अब फंडामेंटल राइट्स में से बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पूछे गए वो मैंने राइट करके लिख के रखा हुआ है। पहले दो पार्ट में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं तो इसको मैंने नहीं नोट डाउन किया, बट फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो शुरू होते जो एग्जाम से पूछे गए वो मैंने बताया है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 13, जो कि बताता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब जनरली होता क्या है कि यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या करते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये जो आपने जो काम किया है ये मौलिक अधिकार का हनन तो है, बट इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। तो 2-3 केस के नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे एक था गोलकनाथ केस, एक था केशव नंदा भारती केस। इसमें क्या था, ये लोग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था तो उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चेंज लाए। तो कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप कोई भी लॉ ला सकते हैं लेकिन वो मौलिक अधिकार को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि 1951 में भी जब एक बार इस लॉ को अमेंड किया गया था तो उसमें चेंज कर दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का जो केस आया था लैंड वाला, उसमें फिर से ये चेंज किया गया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकते, आप उसमें लॉस ला करके उसमें बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 13 इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अगला आते हैं आर्टिकल नंबर 14 में, जो कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर ये आर्टिकल आता है। तो 14 नंबर आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ सबके लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि धर्म, जाति और कलर, उस सब के बेसिस पे जो है आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं की जाएगी, ठीक है। 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि यहाँ पे जॉब्स के लिए, जैसे मान लीजिए जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो आपको जॉब जो है आपके किसी भी ऐसे कलर हो गया या किसी भी मतलब तरीके से आपको रोका नहीं जाएगा उस जॉब के लिए, मतलब रुकावट नहीं बनेगा। आपका कलर हो गया, आपका रिलीजन हो गया, या कुछ भी चीज़ जो आपके लिए रुकावट नहीं बने, चाहे धर्म हो गया, ये रुकावट नहीं बनेगा। सबको ही उस जॉब के लिए बराबर ही हकदार होंगे, ये बताया गया इस आर्टिकल नंबर 16 में, ठीक। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम्स में। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत या भेदभाव का जो है उसको ख़त्म करना। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी किसी इंसान को भारत रत्न मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, कोई भी बड़ा उच्च सम्मान मिला भारत नागरिक का, तो उसमें क्या हो सकता है कि वो अपने कार पे या कहीं पे चल रहा है, बाइक है, जो किसी भी चीज़ पे अपना वो रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं भारत रत्न हूँ। बट ये आर्टिकल क्या बोलता है कि आपको ये सब चीज़ जो है आपकी गाड़ियों में या ऐसा करके आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है भारत रत्न है या आप पद्म विभूषण है, ऐसा आर्टिकल्स आप नहीं दर्शा सकते। तो इस आर्टिकल में इसकी चीज़ को बताया गया है। आर्टिकल नंबर 19 जो है वो सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं, हमारा फ्रीडम है, किसी कोई भी चीज़ अपनी बात रख पाते हैं, वो हमारा फ्रीडम है। तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए क्या, मतलब कोई आपको रोके ना, इसके लिए इसके एक आर्टिकल लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप अपना कुछ भी अपना पक्ष जो है रख सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लॉ को तोड़े हुए। इसलिए ये आर्टिकल जो है उसको अलाउ करता है कि आप कुछ भी अपना भावना जो है व्यक्त कर सकते हैं दुनिया के सामने, आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो 21 नंबर आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आप अपनी जान, अपना जान जो अपनी जो पर्सनल जो आपकी इनकम्स होती हैं, आपका जो भी जायदाद होता है, सबकी आप
प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल्स में बताया गया है। इसी आर्टिकल के अंदर स्पीडी ट्रायल के बारे में बताता है कि मतलब जैसे आप कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप केस बहुत डिले चल रहा है, तो आप इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके आप स्पीडी ट्रायल जो है वो करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 21A ये फ्रीडम राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में आता है। तो राइट ऑफ एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आया था ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है, आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 86, ठीक है, 2002। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से भी कि ये बाद में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे, कब, 86 अमेंडमेंट में 2002 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार, इसकी यहाँ पर बात की गई है 23 नंबर। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर मतलब आपको कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपको कोई ये नहीं बोल सकते कि आपको ये काम करना है। मतलब जैसे सपोज मान लीजिए अगर कोई एक पर्सन है जो कि कुछ बिलोंग करता है, सपोज किसी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी रेस से, किसी धर्म से बिलोंग करता है, तो आप उसको ये नहीं बोलते आप यही काम करो, आप यही काम कर सकते हो और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, नहीं, ये सही नहीं है। और जैसे क्या बोलते हैं चाइल्ड लेबरिंग भी होता है, वे सबको भी हटाने और रोकने के लिए ये आर्टिकल का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। इसके नीचे वाला आर्टिकल देखिए वही है, बेसिकली चाइल्ड लेबर के बारे में बता रहा है कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को, चाइल्ड को वर्कर्स को जो आप काम पे रखते हैं फैक्ट्रीज में, उसका अवॉइड यहाँ पे किया जाएगा आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब वही इंसान का शोषण करना बेसिकली, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में बच्चों का फैक्ट्रीज में काम कराने का, उसको रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 24 लाया गया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 बेसिकली जो है यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम और रिलीजन के बारे में बताते, तो ध्यान रखिएगा 25 से 28 तक होते हैं, ठीक है। तो जिसका मैंने आर्टिकल बताया नहीं, बट इतना ही बताया कि 25 से 28 तक होते हैं, बिकॉज पूछता नहीं है डायरेक्टली आर्टिकल के बारे में। इसमें बेसिकली ये बताएगा आर्टिकल जो धर्म से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कि आप कोई भी धर्म जो है अपना सकते हैं, कुछ भी अपनी स्वेच्छता से कर सकते हैं, कोई भी आपको रुकावट नहीं करेगा अपने धर्म को परिवर्तन या ऐसा कुछ करने में। हाँ, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन या कोर्ट जा सकते हैं। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो है उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स में बात की गई है। सबसे पहले तो 99th आर्टिकल जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यकों का संरक्षण के बारे में बात की है। 30 जो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे उनके लिए जो भी अनुसूचित जाति हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए, सॉरी अल्पसंख्यक जाति नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ पे वो अपना कार्यवाहन कर सकें, पढ़ सकें और कुछ आगे बढ़ सकें, ठीक है। फिर आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32, जो क्या बोलता है कि संविधान में जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के सहारे आगे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको इस आर्टिकल के सहारे डायरेक्टली आप जो भी आपका हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और कमांड कर सकता है, बोल सकता है दूसरी अथॉरिटीज़ को जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगी कि वो आप ये काम करें या ना करें जो भी। द रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट आर्टिकल नंबर 32, इसी को रिट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है बाय आर भीमराव अम्बेडकर। फिर आते हैं पार्ट नंबर 4 में जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है 40 नंबर आर्टिकल जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मतलब गांव में क्या होना चाहिए, जैसे ग्राउंड लेवल पे जब शहर में तो पार्षद वगैरह होते हैं, बट गांव में क्या होता है कि उनको गांव को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके दिख रखाव करने के लिए पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे बात की गई है 40 नंबर आर्टिकल के अंदर। फिर 44 आर्टिकल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर एक कानून सबके लिए क्या होगा, समान होगा। ये 44 ये सिर्फ गोवा में लागू हुई थी आर्टिकल नंबर 44। 45 आते हैं तो प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या बात है कि बच्चों के लिए एजुकेशन क्या रहेगी, फ्री रहेगी इस आर्टिकल के सहारे। 46 जो आते हैं एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शन मतलब जो भी वीकर सेक्शंस होंगे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या जो पैसे से जो कमज़ोर जो है लोग हैं, वीकर सेक्शन से, उनके पढ़ाई के बढ़ावे के लिए इस आर्टिकल में बात की गई है। 48A आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मतलब आपको अपने आजू बाजू फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, उनका
उनका प्रोटेक्शन करना है, इस आर्टिकल के द्वारा कहा गया है। फिर 49 भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि नेशन को दर्शाते हैं उनका प्रोटेक्शन इस आर्टिकल में बताया गया है। प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल राइट पूछता है, कौन सा आर्टिकल जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, फिर आगे आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट 1978 में आता है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस समय इंट्रोड्यूस की जाती है। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि मैं बताया था राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट उस समय आता है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। ठीक है, तो 51A आर्टिकल जो आता है आपका 44th अमेंडमेंट में आता है 1978 में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं पार्ट नंबर 5 द यूनियन, संघ के बारे में बताया गया यहाँ पे, संघ के विषय को। सबसे पहले यहाँ से बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मैंने आर्टिकल लिखा है उसको नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 52 ये बोलता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट नाम की पोस्ट होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 वो जो है एग्जीक्यूटिव हेड होंगे संघ के, वो सबके संघ के जो भी हैं यूनियन के वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, कौन, प्रेसिडेंट। 54 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। फिर 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कौन प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएगा वो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 61 में जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब उनको प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट हटाने के लिए या महाभियोग जिसको बोला जाता है हटाने के लिए जो क्या काम या क्या काम करने होंगे ये इस आर्टिकल में बताया गया है। 63 है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। 64 में वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का ये चेयरमैन होंगे। 65 जो है अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, 65 आर्टिकल ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, किसी कारण से कहीं गए हुए हैं या उनके एब्सेंस में, वाइस प्रेसिडेंट जो है विल बी टेकिंग एज हिज चार्ज एंड एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, उनके काम को वो देखेंगे। 66 जो है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बताया गया है। 72 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। 72 जो आर्टिकल्स है इसमें क्या बोलता है कि अगर सपोज किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई है, ठीक है, तो अगर उसको रिमिट करना है या सस्पेंड करना है तो ये सिर्फ 72 आर्टिकल्स के सहारे प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो उसको माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 74 आर्टिकल यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, इसमें क्या बोला गया कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो सलाह देंगे किसको, राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, किसी भी काम के लिए या जैसे सपोज इमरजेंसी प्रोविजंस या कुछ भी जो है इंपॉर्टेंट काम से उनके लिए सलाह दे सकते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, अदर प्रोविजन ऑफ मिनिस्टर, देखिए जो 75 आर्टिकल है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर जितने भी अपने पार्लियामेंट में होते हैं उनके यहाँ पे इस 75 नंबर आर्टिकल्स के अंदर उसकी बात की गई है। ठीक है, जनरली अपना व्हाट इज कॉल्ड पीएम की पोस्ट आपको यहाँ पीएम का नाम कहीं आर्टिकल देखने नहीं मिलेगा, बट वो जो सारे चीज़ है पीएम हो गए चाहे और मिनिस्टर्स होते हैं सारे जो है इस 75 आर्टिकल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। 76 अटॉर्नी जनरल होगा हमारे इंडिया का। ठीक है, 76 क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, जो कि क्या होता है गवर्नमेंट का एक सबसे हेड वकील होता है बोल सकते हैं, जो कि अपने इश्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पे या किसी बात पे रखता है। ठीक, यहाँ सरकार के पक्ष में जो है लड़ता है किसी भी मैटर पे। ठीक, फिर आता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होता है 79 आर्टिकल जो कि बताया कि हमारा एक पार्लियामेंट भी होगा, सदन भी होगा हमारा। 80 आर्टिकल जो कि बताता है हमारा एक राज्यसभा होगा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम कहते हैं। फिर 81 जो है हमारा एक लोकसभा भी होगा, सदन, लोगों का सदन इसको कहा जाता है, लोकसभा को। 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कितने समय तक पार्लियामेंट चलेगा, कितने समय तक ये चलता है, 5 साल तक पार्लियामेंट जनरली हर एक इलेक्शंस में जो है ड्यूरेशन रहता है उनका चलता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। 85 जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि पार्लियामेंट बेसिकली जैसे सपोज कोरोना वायरस आया तो कितने समय तक कोरोना वायरस के कारण जो है पार्लियामेंट को नहीं चलाया जाएगा, मैक्सिमम कितने समय तक इसको रोका जा सकता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ होता है किसी भी सेशंस को होल्ड डाउन करके रखने के लिए। सपोज जैसे कभी ये इमरजेंसी सिचुएशन आई, हर 6 मंथ के बाद आपको पार्लियामेंट को वापस सारे सेशंस को सबको लोग को बुलाना होगा। ठीक है, तो हर 6 महीने बाद मैक्सिमम टाइम ये होता है, समझ लीजिएगा। ठीक है, और डिसॉल्व जो है, डिसॉल्व मतलब विघटन जो कहा जाता है, लोकसभा का विघटन जो कहा जाता है वो इसी के अंदर बात किया गया है। ठीक है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। 87 क्या है, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कुछ कहना होता है स्पेशली तो वो इस आर्टिकल के सहारे
पार्लियामेंट में, सदन में अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 93 आर्टिकल, जो बताता है हमारा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर भी होंगे कहाँ के, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के। वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रिमूवल या उनका पद के नहीं रहने पे क्या उनकी प्रक्रिया होगी, वो यहाँ इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 11 नंबर आर्टिकल जो है क्या बताया है कि अगर सारे किसी हाउसेस में अगर कोई बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है और उस बिल में क्या हो गया कि 50-50% वोटिंग हुई है, तो यहाँ पे एक वोट होता है किसका, स्पीकर का, जो कि क्या हो जाता है किसी भी एक पक्ष में वोट दे करके वो जो 50-50% का केस को है हटा करके किसी भी एक पक्ष पे अपना निर्णय को सुना सकता है। ठीक है, जिसके बाद से बिल अलाउ किया जाएगा या नहीं अलाउ किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली इसके बारे में बताया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। 108 आर्टिकल भी जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग बुलाने के लिए पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट जो है बोलते हैं, वो किस आर्टिकल के सहारे बोलते हैं, 108 आर्टिकल के सहारे। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स जो है जानते ही आप, मनी बिल्स कहाँ कौन डिफाइन करता है, मनी बिल है ना स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, और लोकसभा इसमें अमेंडमेंट नहीं किया सकता किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, सिर्फ लोकसभा में ही आता है। ठीक है, राज्यसभा में जाता है तो भी उनको कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं इस मनी बिल में। ठीक है, 112 नंबर जी बजट के बारे में देखिए, 112 नंबर जो है बजट के बारे में तो है, बट बजट वर्ड कभी यूज़ नहीं किया गया है कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में। देखिए मैं साइड में ब्रैकेट में लिखा हूँ, इसलिए वर्ड यूज़ नहीं किया है एक्चुअली। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कहा जाता है, इसको हम जनरल लाइफ में बजट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर 122 जो कि कोर्ट विल नॉट एक्वायर प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी प्रोसीडिंग चल रही है पार्लियामेंट में, कोर्ट का कोई हक नहीं है कि वो उसमें इंक्वायर कर सके, हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, फिर 123 क्या है, पावर ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब सपोज पार्लियामेंट नहीं चल रहा है और कुछ एमरजेंसी सिचुएशन आ गई या सपोज कोई सब बिल लाना पड़ गया गवर्नमेंट को, तो वो उस समय क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करके प्रेसिडेंट का पावर रहता है कि वो बिल को पास कर देते हैं जब सदन नहीं बैठी होगी तब। फिर आते हैं आगे, आप बेसिकली कोर्ट्स के बारे में, जुडिशरी के बारे में जाना जाएगा। तो सबसे पहले कि जो जुडिशरी के बारे में बात की गई कौन से आर्टिकल में की गई, तो 124 की, हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो उच्च न्यायालय जो है उसके बारे में बात की गई 124 में। उस सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी होगा, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई 126 में। 127 में एट द हॉक जजेस, एट द हॉक जजेस मतलब ऐसे जजेस जो इनके मतलब स्पेशल बेंच जो बैठती है ना, उस बेंचेस को क्या कहते हैं, एड हॉक जजेस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसी सपोज स्पेशल किसी काम पे किसी मुद्दे पे बेंच बैठी, तो उस बेंचेस जो बनती है जजेस की, उसको कहा जाता है एड हॉक जजेस। 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सपोज ऐसा कुछ मुद्दा होता है जिसमें क्या होता है कि और भी सेशंस चाहिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो रिटायर्ड जजेस को भी बुला सकते हैं और वो मुद्दे पे बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ठीक है, तो उसके आदेशों का समीक्षा जो करना है इसके अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 137 के अंदर। 141 लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट भी बाइंडिंग ऑफ फोर्स कोर्ट, हर कोर्ट जो है जो भी लॉ बना दिया गया है, जब पास हो गया है या जब डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सब कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट का पावर रहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, सलाह परामर्श कर सकते हैं। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ एक्ट एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जितनी भी अथॉरिटीज़ हो, सिविल हो गई चाहे जुडिशियल अथॉरिटीज़ हो गई, ये भी जो है हेल्प करेंगे इसको, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी डिसीजंस को लेने में। ठीक है, या कार्य करने में। फिर आते हैं 148, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे CAG, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जिसको बोला जाता है हिंदी में, ये जो है अपना जो है इनके बारे में बात की गई है 148 नंबर आर्टिकल के अंदर। ठीक है, ऑडिटिंग का जो काम होता है बेसिकली यही करते हैं, हेड उनके यही होते हैं। ठीक है, फिर 149 में उनकी पावर्स के बारे में बताया गया, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताई गई है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट्स के बारे में, पार्ट नंबर 6। 153 में क्या बताता है कि गवर्नर होगा स्टेट्स का एक, वो होंगे 154 में बताया कि वो ही विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट मतलब वो हेड होंगे किसके, जो भी कार्यकारी शक्ति है राज्य की, उनके हेड होंगे। 155 में क्या बताया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर 161 में देखिए, जैसे आर्टिकल नंबर 172 में था कि प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है क्या, कि वो किसी भी
मृत्यु दंड को या किसी भी दंड को सस्पेंड कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर रहता है। हाँ, बट ही कैन नॉट, नोट हियर, यहाँ पे एक नोट कीजिएगा कि ही कैन नॉट, या वो मृत्युदंड को सस्पेंड नहीं कर सकते। मृत्युदंड को सस्पेंड करने की पावर सिर्फ एक ही के पास होती है, वो होती है राष्ट्रपति के पास। इनके पास वो पावर नहीं होती है। हाँ, ये सेंटेंस को कम कर सकते हैं जेल वेल का, जैसे सपोज क्या बोलना चाहिए, सपोज उम्र कैद हुई है तो उनको ये सब कम कर सकते हैं। इनके पास ये पावर होती है गवर्नर के पास कि उम्र कैद की सज़ा कम कर देना या जो भी सज़ा मिली उसको कम कर देना, बट मृत्युदंड को ही कैन नॉट सस्पेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं कहाँ के, स्टेट्स के MLAs, वो क्या करेंगे, गवर्नर को अपना एडवाइस दे सकते हैं। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मतलब अब देखिए जैसे मैं बताया था 75 नंबर आर्टिकल्स के अंदर प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स के बारे में बात होती है पार्लियामेंट की, वैसे ही स्टेट्स में क्या होता है, जो 164 नंबर आर्टिकल्स है वो उसमें CM एंड जो MLAs उनके बारे में उनकी बात की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 165 में एडवोकेट जनरल होगा, जैसे सेंट्रल में वो होता है ऑडिटर जनरल, वैसे ही यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का। फिर जो 168 नंबर आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, मतलब हमारे राज्य में भी क्या होगा, विधानसभाएं होंगी, इनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है स्टेट्स आर्टिकल नंबर 168 में। फिर 169 में क्या होता है, राज्यों की विधान परिषद का उन्मूलन या निरंतर, मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बनाना या उसका रिमूव करना, इसकी बात कहाँ की गई है 169 में। मतलब देखिए विधानसभा है 168 और ये विधान परिषद है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव स्टेट कहा जाता है ऊपर वाले को, नीचे वाले को लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता है, मेरे ख्याल से अभी 8 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी उड़ीसा में डिसॉल्व करने की बात हो रही है, तो ये नोट कीजिएगा। ठीक है, 170 में कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब क्या क्या पार्ट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसको विधानसभा बोला जाता है, उसके क्या क्या पार्ट होंगे, इसके 170 आर्टिकल में बात की गई है। 171 में कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की रचना और उसके क्या पार्ट होंगे, वो 171 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। 213 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल नंबर 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर था कि वो जब सदन नहीं चल रही हो तो उस समय क्या कर दें, बिल, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल को पास कर दे, वैसे ही ऑर्डिनेंस ला करके, वैसे ही 213 में गवर्नर की सारी पावर रहती है। स्टेट में अगर कुछ सदन नहीं चल रही हैं तो उस समय ये ऑर्डिनेंस पास करके उस बिल को पास कर सकते हैं स्टेट्स में। ठीक है, ठीक। उसके बाद आते हैं 214, जो कि हाई कोर्ट, इस एक स्टेट में हाई कोर्ट भी होगा, उसके बारे में बात किया गया। 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस जज ऑफ हाई कोर्ट, 217 बात करें। 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। देखिए आर्टिकल नंबर 32 क्या देता है, रिट्स इशू करने का पावर देता है, क्यों, किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। वैसे ही आर्टिकल नंबर 226 पावर देता है रिट्स इशू करने के लिए, किसके लिए, हाई कोर्ट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 239, जो इसके अंदर आता है संघ के और उसके यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले 239 आर्टिकल, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अंदर उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, देख रखाव किया जाएगा, वो इसके अंदर बात किया गया है 239 आर्टिकल में। 239 AA में क्या बात किया गया है कि स्पेशल प्रोविजन होगा इसके लिए, दिल्ली के लिए अलग से एक विशेष प्रावधान होगा, 239 में AA में बात की गई है। 241 में हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज की भी हाई कोर्ट होती है, उनके बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है। बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज का जो है कॉमन हाई कोर्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पंचायत के बारे में बात किया गया पार्ट नंबर 9 में, जो कि बात करता है 243A आर्टिकल में, जो कि ग्राम सभा हमारी होगी। जो ग्राम सभा मतलब गांव की जो सभा है उस कहा जाएगा, उसको ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, जो कि 243A आर्टिकल में बोला गया है। वैसे 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है, वैसे ही 243A में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब क्या उसके पार्ट होंगे। फिर इलेक्शन ऑफ पंचायत 243K में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्या जो है संबंध रहते हैं संघ में और राज्य में। रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, कानून का अवशेष शक्तियाँ के बारे में बात की गई 248 आर्टिकल में। 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन द नेशनल स्टेट। देखिए 3 लिस्ट बनी है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तीनों लिस्ट में जो है अलग अलग पावर जो है दिया गया है स्टेट्स को, यूनियन को, कि उस हिस्से की चीज़ें वो डील करेंगे। ठीक है,
जो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था, दोनों जो स्टेट और जो सेंट्रल दोनों ही उस पार्ट से डील कर सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो कि पार्ट नंबर 12 में है। तो इसमें जो आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 280, फाइनेंस कमीशन के बारे में जो बात किया गया है, डायरेक्टली पूछता है फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो 280 नंबर आर्टिकल में। फिर 300A, देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये पहले क्या था कि इसमें क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले मौलिक अधिकार था, बट इसको रिमूव कर दिया गया मौलिक अधिकार से, और इसको कहाँ कर दिया गया, इसको रिमूव करके 300A पार्ट में डाल दिया गया, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि कौन से अमेंडमेंट में इसको हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 14, जिसमें क्या हो गया है सर्विसेज यूनियन और स्टेट्स की। इसमें क्या बताया कि 312 जो है ये बताता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी हमारे कंट्री में। फिर 315 क्या बोलता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर स्टेट्स। मुझे एक और क्वेश्चन आंसर बताइए कि ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन कौन लेकर आया था, कौन सा कमीशन लेकर आया था, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली होता है क्या है, काइंड ऑफ कोर्ट ही होते हैं जो कि कुछ मैटर्स को डील करने के लिए अलग से बनाए गए हैं, ठीक है। सपोज पोल्यूशन का पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर हो गया तो उसको कौन डील करेगा, उसको इतनी सारे केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट्स में, तो सब चीज़ इतना ईजिली जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जो कि कोई स्पेशल मैटर को ईजिली डील कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बात की गई 323 आर्टिकल में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर 323B में, जो कि कौन कौन सा मैटर वो डील करेगा, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्शंस में 324 आर्टिकल जो है बताता है कि यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन होगा हमारे इंडिया में, जो कि अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। फिर आते हैं आर्टिकल पार्ट नंबर 16, जो क्या बताता है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस इस आर्टिकल्स में बताए जाएंगे। 330 में देखिए बताया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में उनके सीट्स कितने रिजर्व रहेंगे वगैरह उसके बारे में बताया गया है। वैसे ही फाइनेंशियल कमीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ये 338 आर्टिकल 338A और 338B में, एक्चुअली गलत हो गया, बी में होगा, वो बताया गया उसके बारे में, ठीक है। एक्चुअली पहले क्या था कि ये जो शेड्यूल नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ये सेम ही थे, एक ही आर्टिकल में थे, बट बाद में उनको अलग अलग पार्ट में किया गया अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। 341 आर्टिकल जो कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, और 342 शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है, कौन से आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, वो आर्टिकल है 343। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में 352 में ये बताया जाता है कि इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं आपातकाल की घोषणा, जो कि 352 आर्टिकल में। वैसे 356 ये देखिए 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात किया गया है, 356 स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी मतलब जब स्टेट्स के जो है गवर्नमेंट जो फेल हो जाती है अपने कार्य को करने में, मशीनरी है जो उनकी फेल हो जाती है, उस केस में जो है इस आर्टिकल को इस आर लेकर के जो है प्रेसिडेंट रूल लगा करके अपने आप पे जो है अपना काम किया जा सकता है उस स्टेट में, ठीक है। फिर 360 आर्टिकल्स क्या बताता है, प्रोविजन एज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आर्टिकल जो है अभी तक यूज़ नहीं किया, ये ऐसा एक आर्टिकल है सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आज तक अभी यूज़ नहीं किया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों इमरजेंसी के बारे में। 20th नंबर जो है सबसे लास्ट एंड फाइनल जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बताता है कि हमारे संसद में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल है उनका चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए किस आर्टिकल सहारा ले सकते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 368 का सहारा ले सकते हैं। तो ये थे अभी तक के सारे आर्टिकल्स के एक एक आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं इनका PDF भी शेयर कर दूंगा, ऐसा होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इससे ना ज़्यादा बाहर कुछ आएगा ना कम। तो ये आर्टिकल्स आपको कैसे भी याद होने ही चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है एक एक आर्टिकल इतने को डेली रीड करते रहिए, वो आपको धीरे धीरे क्या होते हैं रिमाइंड होते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।